बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये यूपी री एग्ज़ाम पुलिस का 7वां वीडियो है। तो देखते हैं हिंदी के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ए ब्राचड़, बी अर्धमागधी, सी खस, डी मागधी। इसका विकल्प बी सही है, अर्धमागधी। इसका विकल्प बी सही है, अर्धमागधी। तो बच्चों, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। ये विकल्प ए ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। खस अपभ्रंश, सी खस से पहाड़ी हिंदी आई है। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो बच्चों, इसमें आपको ये बताना है कौन सा वर्ण ऐसा है जो घोष भी है और महाप्राण भी है। ए श, बी श, सी सा, डी हा। इसका विकल्प डी सही है, हा। ये हा जो है ये घोष भी है और महाप्राण भी है। देखो, पहले आप ये समझ लो कि अघोष और घोष वर्ण होते कौन से हैं। तो जिन वर्णों में स्वरतंत्रियों में झनकार नहीं होती है उन्हें हम अघोष कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में झनकार होती है वे घोष या सघोष कहलाती हैं। तो बच्चों, घोष और सघोष एक ही होता है। अब अघोष वर्ण होते हैं जो स्पर्श व्यंजन होती हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। इसके अतिरिक्त जो तीनों श होते हैं, श, श, सा, ये भी अघोष होते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी बचता है, माने स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, उस व्यंजन का हा, सारे स्वर माने 11 स्वर और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये सभी घोष या सघोष होते हैं। तो इसलिए ये हा जो है ये महाप्राण भी है, क्योंकि उस व्यंजन जितने भी हैं वो सभी महाप्राण होते हैं, और स्पर्श व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। इसलिए हा जो है ये महाप्राण है और ये अघोष वर्ण भी है। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्न में से रीतिकालीन कवि कौन है? ए मीराबाई, बी सूरदास, सी नाभादास, डी बिहारी लाल। इसका विकल्प डी सही है, बिहारी लाल। बिहारी लाल जी जो है ये रीतकाल के कवि हैं। बच्चों, रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतबद्ध काव्यधारा, रीत सिद्ध काव्यधारा और रीत मुक्त काव्यधारा। यह एग्जामिनर आपसे और अंदर जाके पूछ ले कि बिहारी जी रीतकाल के कौन सी धारा के कवि हैं, तो आप लिखोगे रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि, और इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। अन्य विकल्प देख लेते हैं। सूरदास जी ये कृष्ण भक्त कवि हैं, नाभादास जी ये राम भक्त कवि हैं, मीराबाई ये भी कृष्ण भक्त कवि हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए क्रोधित, बी क्रोधी, सी क्रुद्ध, डी क्रोध। इसका विकल्प डी सही है, क्रोध। क्रोध भाववाचक संज्ञा है। हर्ष, क्रोध, मिठास, खटास, सुंदरता, इस प्रकार के शब्द
जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के गुण या दोष का बोध होता है, साथ ही जिसे अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्रोध क्या है? क्रोध को केवल महसूस किया जा सकता है, जाना जा सकता है, आप इसे स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं कर सकते हैं। क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, इन चीज़ों को केवल महसूस किया जा सकता है, इसलिए ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में से नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। ए स्त्री, बी दारा, सी कलत्र, डी पत्नी। इसका विकल्प सी सही है, कलत्र। तो बच्चों, हिंदी में लिंग जो होता है केवल, अगर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए हिंदी में लिंग कितने होते हैं, आप केवल 2 लिखोगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन फिर भी कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जो ना पूरी तरह पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग, तो ये ऐसे शब्द उभय लिंग या नपुंसक लिंग के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, कारक के कितने भेद होते हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका विकल्प बी सही है, 8। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, जिसका चिन्ह ने होता है। कर्म कारक, जिसका चिन्ह को होता है। करण कारक, जिसका चिन्ह से या के द्वारा होता है और जिसमें जुड़ने का भाव पाया जाता है। फिर संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है को या के लिए, को और के लिए, संप्रदान कारक। फिर अपादान कारक, जिसका चिन्ह से होता है, जिसमें अलग होने का भाव पाया जाता है। फिर संबंध कारक, जिसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। जैसा नाम से पता चल रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के संबंध का बोध होता है। फिर 7वां अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह होता है में और पर। फिर संबोधन कारक, जहाँ किसी को संबोधित किया जाता है वहाँ संबोधन कारक होता है। इस प्रकार से कारकों की संख्या है 8। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, निम्न में सर्वनाम शब्द है। ए नींद, बी रोग, सी सफाई, डी कौन। इसका विकल्प डी सही है, कौन। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है? सर्वनाम कहते किसे हैं? वह शब्द जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम की संख्या कितनी है? 6 है। और बच्चों, यदि आपसे सर्वनाम की संख्या नहीं, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं या भेद कितने हैं? 6। और बच्चों, अगर आपसे सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? तो आप 11 लिखोगे। ये 11 संख्या कौन सी है? मैं, तू, आप, ये, वो, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। अन्य विकल्प देख लेते हैं। ये रोग क्या है? रोग शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है। नींद क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञा है। सफाई, ये भी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? ए सहायक क्रिया, बी नामबोधक क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी भूतकालिक क्रिया। इसका विकल्प सी सही है, पूर्वकालिक क्रिया। जहाँ कर्ता एक कार्य को समाप्त कर या एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे आपने कहा कि मैंने नहाकर भोजन किया, तो पहली क्रिया क्या हो गई? नहाना। पहले आप नहाए, फिर आपने भोजन किया। मैंने नहाने की क्रिया जब समाप्त हो गई तो आपने भोजन किया। इस प्रकार से जहाँ पहली क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाती है वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, परिमाणबोधक, सी सार्वनामिक, नहीं
सी परिमाणबोधक, बी है सार्वनामिक, डी संख्यावाचक। क्षेत्रीय शब्द में गुणवाचक विशेषण होगा। क्षेत्रीय जैसे कि मान लो किसी क्षेत्र विशेष से जैसे संबंधित तो गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों गुणवाचक विशेषण जो होता है, जैसे ये तो आपको पता ही होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताने वाले शब्द होते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह शब्द तो विशेष कहलाते हैं, लेकिन जो उसकी विशेषता होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है, उसी को विशेषण कहा जाता है। ठीक, तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। गुणवाचक, जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के गुण या दोष, गुण का मतलब बच्चों ये नहीं है केवल अच्छाई बताई जाएगी, गुण या दोष, अच्छाई और बुराई कुछ भी उसमें बताई जा सकती है। ठीक है। और ये सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जहाँ कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। परिमाणबोधक विशेषण क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु या पदार्थ के नाप तौल आदि का वर्णन होता है। संख्यावाचक, जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि की संख्या का बोध होता है, वह संख्यावाचक विशेषण होता है। तो क्षेत्रीय शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है। जैसे कि मान लीजिए हम सब लोग कहाँ के निवासी? भारत के निवासी हैं। तो हम लोगों की विशेषता क्या है कि हम लोग भारतीय हैं। कोई पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ। तो इस तरह से ये क्षेत्रीय विशेषण के अंतर्गत आता है। या मान लीजिए जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, कोई गुजरात से आया है तो वो क्या कहेगा? मैं गुजराती हूँ। तो उसकी विशेषता क्या हो गई? वो गुजराती है। तो क्षेत्र से संबंधित, रंग से संबंधित, जैसे लाल, नीला, पीला, बुरा, या किसी व्यक्ति की अच्छाई बुराई, जैसे उचित, अनुचित, धूर्त, बेईमान, ईमानदार, या जैसे कि लंबाई, जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबा है, छोटा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सुंदर, कुरूप, तो ये सारी चीज़ें ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों गुणवाचक विशेषण जो है उसकी संख्या सबसे अधिक होती है विशेषणों में। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, बोलो कोई सुन लेगा वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। ए जोर से, बी गाकर, सी चीख कर, डी धीरे। इसका विकल्प डी सही होगा, धीरे। बोलो धीरे कोई सुन लेगा, तो यहाँ पर धीरे आएगा। अगला प्रश्न, एक में उपसर्ग का प्रयोग है। तो बच्चों यहाँ आपको ये बताना है उपसर्ग का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है। ए कुनकुना, बी कुदरत, सी कुढ़न, डी कुढंग। इसका विकल्प डी सही, कुढंग। यहाँ ढंग जो है ये मूल शब्द है। ढंग माने क्या होता है? तरीका। और कु उपसर्ग लगे क्या होता है? कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, बुराई के अर्थ में आता है। कुढंग माने बुरा ढंग, माने जो ढंग होता है कार्य करने का या किसी चीज़ का, वो क्या है? बुरा है। ये तो बच्चों आप जानते होंगे उपसर्ग क्या होता है। ना जानते हो चलो मैं बता देती हूँ। उपसर्ग क्या होता है? एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके शब्द को कभी कभी उल्टा कर देते हैं, कभी कभी एक नया शब्द बना देते हैं, और कभी कभी शब्द में विशेषता ला देते हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। कभी आप शब्द मत लिखना उपसर्ग को, और ये सदा किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। ए समाज प्लस इक, बी विकल्प समाज प्लस इक, सी विकल्प सा प्लस माजिक, डी सामा प्लस जिक। इसका विकल्प बी सही है, समाज प्लस इक। तो बच्चों यहाँ पर समाज मूल शब्द है और इक प्रत्यय लग गया तो शब्द बना सामाजिक। तो जैसे उपसर्ग के बारे में भी आपको मैंने पहले बताया था, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय भी शब्दांश हैं। ये किसी भी शब्द के अंत में लगकर, प्रत्यय कभी भी शब्द के आदि में नहीं लगते, पहले नहीं लगते बच्चों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगकर
उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देती हैं। तो यहाँ समाज मूल शब्द है और एक प्रत्यय लग गया तो शब्द बन गया सामाजिक। जो समाज में रहने वाले लोग होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? सामाजिक। अगला प्रश्न, प्रश्न 13 आपादान कारक युक्त वाक्य है। ये बच्चों बड़ा नहीं रहेगा, यहाँ पर शब्द बनेगा अपादान। ये शब्द होगा अपादान, ना कि आपादान होगा। ठीक बच्चों, ये टाइपिंग की मिस्टेक है थोड़ी सी। शब्द क्या होगा? अपादान, बड़ा आ नहीं रहेगा। तो अपादान कारक युक्त वाक्य है। ए, माँ ने बच्चों को बुलाया। बी, वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। सी, शिकारी ने खरगोश को मारा होना चाहिए। डी, ये देखो मैं लिख दे रही हूँ, खरगोश को मारा। डी विकल्प है, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। तो इसका विकल्प डी सही होगा, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। तो बच्चों अपादान कारक वहाँ होता है जहाँ से चिन्ह आता है और जहाँ कोई वस्तु, व्यक्ति या प्राणी किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि से अलग होता है, अलग होने का भाव जहाँ पाया जाता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे छत से उतरी हुई लता, जब लता जो है छत से उतरी तो क्या होगा? छत से अलग हो गई। तो यहाँ अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। पहला क्या है? माँ ने बच्चों को बुलाया। यहाँ क्या है? कर्म कारक है। देखो को चिन्ह भी आया है और बुलाना क्रिया जो है उसमें कर्म कारक होता है, इसलिए यहाँ कर्म कारक है। बी विकल्प देख लेते हैं। वो कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, यहाँ पर करण कारक है। वो साधन या माध्यम जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाता है वहाँ करण कारक होता है। और साथ में से या द्वारा के द्वारा चिन्ह आते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ से चिन्ह आया है और कुल्हाड़ी वो माध्यम है जिसके द्वारा वृक्ष काटा जाता है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। शिकारी ने खरगोश को मारा। शिकारी ने खरगोश को मारा, तो यहाँ पर क्या है? मारना क्रिया कहाँ पर आएगी? कर्म कारक में, तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 14 बच्चों ऐसा है कि मेरी ऑफलाइन कोचिंग काका देव कानपुर आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है। यहाँ किसी भी कंपटीशन के लिए आपको हिंदी पढ़नी हो तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो आपके पूरे प्रश्न सही होंगे यदि आप मेरा साथ देंगे तो। और अगर यदि गलत भी होता है सिर्फ 1 या 2 प्रश्न, लेकिन अगर आप मेरा साथ देते हैं तो आपके पूरे प्रश्न सही होंगे। तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। देखते हैं प्रश्न 14। उसने यह पुस्तक पढ़ ली है। ए पूर्ण भूतकाल, सी आसन्न भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, डी सामान्य भूतकाल। इसका विकल्प सी सही है, आसन्न भूतकाल। तो बच्चों आसन्न भूतकाल वहाँ होता है जहाँ कार्य बहुत थोड़े समय पहले पूरा हुआ हो, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे पहले बस। और इसका दूसरा नाम है पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल एक ही होता है। उसने यह पुस्तक पढ़ ली है, तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ए ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, बी ये तो पूर्ण विराम है, सी ये तो अल्प विराम है, डी तो निर्देशक चिन्ह बच्चों जो है ये डी विकल्प में है। वैसे इसको थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा इसको बड़ा होना चाहिए। अब देखो पूरी तरह निर्देशक चिन्ह बन गया है। निर्देशक चिन्ह बच्चों और ये योजक चिन्ह जो होता है इसमें यही अंतर होता है। योजक चिन्ह जो है छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रत्यक्ष का सही संधि विच्छेद होगा। ए
प्रति प्लस अक्ष, बी प्रति प्लस अक्ष, सी प्रा प्लस त्यक्ष, डी प्रति प्लस अक्ष। इसका विकल्प ए सही है, प्रति प्लस अक्ष। यहाँ पर यड़ स्वर संधि है। तो बच्चों जहाँ पर या से पहले या वा से पहले आप आधा व्यंजन देख लो, वहाँ पर समझ लो कि यड़ स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। इसका विकल्प सी सही है, कर्मधारय। यहाँ बच्चों कर्मधारय समास होगा। परम है जो आनंद, इसको आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? परम है जो आनंद। तो जहाँ पर विशेष और विशेषण का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो परम क्या हो गया? विशेषण, और आनंद क्या हो गया? विशेष। तो यहाँ पर विशेष विशेषण का संबंध है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस। श्रृंगार बच्चों यहाँ गलत लिखा है, ये 2 लाइन नहीं रहेगी श्रृंगार में, सिर्फ 1 लाइन रहेगी। ठीक है, अब आप लोग परेशान ना हो, जल्दी मैं ऑनलाइन बैच शुरू करूँगी, तो वहाँ मैं एक एक जहाँ पर भी थोड़ी सी गलती हो गई मैं पूरा लिख के मैं आप लोगों को बता दिया करूँगी। ठीक है, बी है हास्य रस, सी करुण रस, डी शांत रस। तो यहाँ पर श्रृंगार रस होगा, विकल्प ए सही होगा इसका, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो बच्चों यहाँ पर देखना है कौन सा छंद है। ए दोहा, बी बरवय, सी सोरठा, डी रोला। इसका विकल्प बी सही है, बरवय। यहाँ पर बरवय छंद है। बरवय छंद वहाँ होता है जिस छंद के विषम चरणों, विषम चरण कौन सा होता है? पहला और तीसरा में 12 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। यहाँ पहले और तीसरे में 12, दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ बरवय छंद है। देखो, अवधि शिला का उर पर था भार। और बच्चों जहाँ छोटी मात्रा होगी या जहाँ पर छोटे मात्रा मतलब हरस स्वर होते वहाँ पर 1 मात्रा गिनी जाती है, और जहाँ पर दीर्घ स्वर होता है वहाँ पर 2 मात्रा गिनी जाती हैं। तो अवधि शिला का उर पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवधि से लेकर पर तक 12 मात्राएं हैं। और था गुरुभार, इसको भी गिन लेते हैं। था 1 2, गुर 3 4, भार 5 6 7, तो इसलिए 12 और 7 मात्राएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर बरवय छंद है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, जहाँ राधा आनन उदित निस्वासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद दहै, कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी प्रतीप, सी अनन्वय, डी दीपक। इसका विकल्प बी सही है, प्रतीप। तो बच्चों यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, और यहाँ उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। मतलब इसको उलट दिया जाता है उपमा अलंकार को। जैसे उपमेय क्या होता है उपमा अलंकार में? जैसे किसी साधारण व्यक्ति वस्तु प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध उपमान अर्थात व्यक्ति वस्तु प्राणी या किसी ऐसी चीज़ से की जाती है जो सर्वविदित होता है, जिसे सब लोग जानते हैं। तो यही उपमेय उपमान का जो संबंध होता है इसको प्रतीप अलंकार में उलट देते हैं। जैसे राधा आनन उदित, राधा क्या है? उपमेय है। आनन माने क्या होता है? मुँह। तो राधा का मुँह जो है वो
चंद्रमा की उसकी चंद्रमा से ज़्यादा सुंदर है। मतलब कहाँ राधा का सुंदर मुँह और कहाँ बेचारा चंद। तो यहाँ उपमेय से उपमान को हीन बताया जाता है, तो हाँ प्रतीप अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है, क्योंकि राधा का मुँह चंद, कहाँ राधा का सुंदर मुँह और कहाँ बेचारा चंद। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21। निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। ए अर्धरात्रि का समय, बी संध्या का समय, सी प्रातः का समय, डी इनमें से सभी। इसका विकल्प ए सही है, अर्धरात्रि का समय। निशीथ का अर्थ होता है बच्चों आधी रात या अर्धरात्रि का समय। अगला प्रश्न। प्रश्न 22। वो स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। ए आगत पतिका, बी प्रोतोषित पतिका, सी प्रोषित पतिका, डी आगमिष्यत पतिका। इसका विकल्प ए होगा आगत पतिका। अगला प्रश्न। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। ए जलद, बी नीरद, सी वारिधि, डी मेघ। इसका विकल्प सी सही है, वारिध। वारिध बच्चों समुद्र का पर्यायवाची है और सभी बादल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 24। आवाहन का विलोम है। ए अवगाहन, बी तिरोभाव, सी विसर्जन, डी धन्यवाद। इसका विकल्प सी सही होगा, विसर्जन। आवाहन का मतलब क्या होता है, किसी को बुलाना, और विसर्जन का क्या मतलब होता है, माने विदाई कर देना, विसर्जित कर देना। किसी की विदाई करना क्या कहलाएगा, विसर्जन। और आवाहन माने बुलाना। अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। उंगली उठाना। उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ देखते हैं। ए क्षमा मांगना, बी अपना महत्व व्यक्त करना, सी दोष की ओर संकेत करना, डी अस्वीकार करना। इसका विकल्प सी सही है, दोष की ओर संकेत करना। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे पुलिस री एग्ज़ाम के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। लेकिन बच्चों आपसे एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। देखो अगर सब्सक्राइब कर दिया हो तो मत करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और आप एक कमेंट्स ज़रूर करो, वीडियो अच्छा लगे तब भी और ना अच्छा लगे तब भी, और एक लाइक ज़रूर करना। हाँ अगर ना समझ में आए, अच्छा ना लगे वीडियो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में लिखना ज़रूर कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। नमस्कार बच्चों।